नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स सेशन में। आज तारीख है 13 अप्रैल 2026 और हम देखने वाले हैं वो सभी जरूरी खबरें जो आपकी यूपीएससी की तैयारी को और मजबूत बनाएंगी। एक बात याद रखिएगा, आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना पूरा फोकस बनाए रखें क्योंकि यहां से सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारे एजेंडा पर 3 बड़े टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महान गायिका आशा भोसले जी की विरासत के बारे में, जो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, द ब्रोकन लैडर ऑफ जस्टिस। और आखिर में हम साइंस एंड टेक की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में और उससे जुड़े कुछ गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए तो हमारे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आशा भोसले, एक संगीत विरासत। ये टॉपिक आपके GS1 आर्ट एंड कल्चर के लिए और प्रीलिम्स में पर्सनैलिटीज एंड न्यूज सेक्शन के लिए भी बेहद अहम है। तो देखिए, हाल ही में भारतीय संगीत की पहचान महान गायिका आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जाना भारतीय संगीत और संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो आज हम उनके योगदान को एग्जाम के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। उनकी पूरी जर्नी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 1933 में सांगली में उनका जन्म हुआ और आप सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में 1943 में उन्होंने अपना पहला मराठी गाना गाया। 1948 में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा, लेकिन जो असली पहचान मिली, जो ब्रेक थ्रू मिला, वो 1957 में फिल्म नया दौर से आया। और फिर देखिए, 2011 में उन्होंने सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये टाइमलाइन उनकी एक शानदार यात्रा को दिखाता है। अच्छा, अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। पहला शब्द है घराना। देखिए, घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक तरह से स्कूल होता है, जिसकी अपनी एक खास शैली, एक खास स्टाइल होता है। आशा जी ग्वालियर घराने से थीं। दूसरा है ख्याल। ये गायकी का एक बहुत ही इमोशनल और एक्सप्रेसिव स्टाइल है और ये ग्वालियर घराने की खासियत भी है। और प्लेबैक सिंगर तो हम सब जानते हैं, वो गायक जिसकी आवाज फिल्मों में एक्टर्स के लिए पहले से ही रिकॉर्ड की जाती है। अब सवाल उठता है कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर का ये सीधा सीधा हिस्सा है। प्रीलिम्स में पर्सनैलिटीज इन न्यूज से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के आपके स्टैटिक सिलेबस से भी जुड़ता है। भारतीय सिनेमा पर उनका जो असर रहा और उनके जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस थे, वो कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए, अब आशा जी और उनकी बहन लता मंगेशकर जी के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। लता जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला, वहीं आशा जी को देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण मिला। गायकी में आशा जी अविश्वसनीय रूप से वर्सेटाइल थीं। उन्होंने पॉप, कैबरे, गजल हर तरह के गाने गाए। वहीं लता जी का स्टाइल ज्यादातर क्लासिकल और डिवोशनल रहा। और हाँ, आशा जी को ग्रामी नॉमिनेशंस भी मिले, जो उनकी ग्लोबल रीच को दिखाता है। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। साल 2000 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। 2008 में पद्म विभूषण, 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, करीब 12,000 गानों के लिए। और सबसे जरूरी बात, वो पहली भारतीय गायिका थी जिन्हें 1997 में ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, इसी बात पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए। पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट इंडियन सिंगर टू बी नॉमिनेटेड फॉर अ ग्रैमी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड्स मिले। ये भी सही है। और तीसरा, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ये भी सही है। तो हमारा सही जवाब क्या हुआ? डी, 1, 2 और 3। देखा आपने, अगर फैक्ट्स क्लियर हों तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कितने सिंपल हो जाते हैं। अब अगर मेंस की बात करें तो सवाल बन सकता है कि भारतीय संगीत के विकास में आशा भोसले के योगदान पर चर्चा करें। तो अपने आंसर में आप कुछ की पॉइंट्स डाल सकते हैं, जैसे उनकी म्यूजिकल वर्सिटैलिटी जिसने म्यूजिक के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, उनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा थे, उन्होंने नए टैलेंट को भी बहुत प्रमोट किया, और संगीत से हटकर उनकी एंटरप्रेन्योरशिप भी एक मिसाल है। इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक बहुत अच्छा आंसर बनेगा। चलिए, अब आर्ट एंड कल्चर की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के एक बहुत ही जरूरी मुद्दे को समझते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है न्याय की टूटी सीढ़ी या द ब्रोकन लैडर ऑफ जस्टिस। ये आपके GS2 इंडियन पॉलिटी और जुडिशरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो खबर क्या है? तमिलनाडु में एक सथांकुलम कस्टोडियल किलिंग केस हुआ था, जिसमें मदुरई की एक ट्रायल कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है।
अब इस एक फैसले ने ट्रायल कोर्ट्स यानी जो हमारी निचली अदालतें होती हैं उनकी सजा देने की शक्तियों पर एक बड़ी बहस छिड़ दी है। देखिए, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को देखना होगा। 1980 में बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन दिया, जिसका मतलब था कि मौत की सजा सिर्फ बहुत ही असाधारण मामलों में दी जाएगी। फिर 2008 में स्वामी श्रद्धानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद और मौत की सजा के बीच एक स्पेशल कैटेगरी बनाई, जिसमें 20-30 साल की सजा हो सकती है। लेकिन 2015 में वी श्रीहरण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्पेशल पावर सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास है, ट्रायल कोर्ट्स के पास नहीं। और बस यहीं से ये सेंसिंग गैप का पूरा मुद्दा खड़ा होता है। आइए कुछ टर्म्स को और क्लियर कर लेते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि मौत की सजा सिर्फ बहुत ज्यादा क्रूर और जघन्य अपराधों के लिए ही है। कस्टोडियल किलिंग का मतलब है पुलिस या न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत हो जाना। और बाइनरी सेंटेंसिंग, इसका मतलब है कि अदालत के पास सजा देने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो उम्र कैद या फिर सीधा मौत की सजा। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए मल्टीपल एंगल से इंपॉर्टेंट है। जीएस2 में जुडिशरी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये जरूरी है। जुडिशियल रिफॉर्म्स के टॉपिक में सेंटेंसिंग गाइडलाइंस की जरूरत को हाईलाइट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से पुलिस ब्रुटैलिटी और आरोपी के अधिकारों को समझने के लिए, और सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत अलग अलग कोर्ट्स की भूमिका को जानने के लिए भी ये जरूरी है। ये जो ब्रोकन लैडर का कॉन्सेप्ट है वो यहां बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप न्याय को एक सीढ़ी की तरह सोचिए। जो निचली अदालतें हैं उनके पास सिर्फ 2 पायदान हैं, एक है मौत की सजा और दूसरा है 14 साल की उम्र कैद। लेकिन जो ऊपरी अदालतें हैं यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके पास बीच में एक और पायदान है, 20 से 30 साल की विशेष सजा का। निचली अदालतों के पास ये बीच का पायदान है ही नहीं, बस यही है वो टूटी हुई सीढ़ी। प्रीलिम्स के लिए ये टेबल बहुत काम की है, इसे याद कर लीजिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का कॉन्सेप्ट जुड़ा है बच्चन सिंह केस 1980 से, स्पेशल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट आया स्वामी श्रद्धानंद केस 2008 से, और ट्रायल कोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई वी श्रीहरण केस 2015 से। इन केसेस को और उनके मेन पॉइंट्स को याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोकन लैडर का क्या मतलब है? अगर आपने ध्यान से सुना है तो जवाब बिल्कुल साफ है। इसका सही जवाब है बी, द इनएबिलिटी ऑफ ट्रायल कोर्ट्स टू अवॉर्ड स्पेशल पनिशमेंट्स बिटवीन लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी। ये एक सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। मेंस में सवाल आ सकता है, भारत में मृत्युदंड के मामलों में निचली अदालतों के लिए बाइनरी सेंटेंसिंग ढांचे से क्या चुनौतियां पैदा होती हैं? विश्लेषण करें। आप इसमें प्रोपोर्शनैलिटी की कमी, डेथ पेनल्टी का ओवर यूज, हायर कोर्ट्स पर बढ़ता बोझ और ड्यू प्रोसेस के खिलाफ होने जैसे पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक पर, जो है इम्यूनोथेरेपी का विज्ञान। ये GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ के लिए एक बहुत ही कटिंग एज और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो खबर यह है कि कीटूडा नाम के कैंसर की दवा है जो एक बहुत बड़े फेक ड्रग स्कैम के केंद्र में आ गई है। जांच में पता चला है कि कुछ अस्पताल असली दवा की जगह नकली दवा का इस्तेमाल कर रहे थे। ये घटना हेल्थ केयर में दवाओं की बहुत ज्यादा कीमत और एथिकल इश्यूज जैसे मुद्दों को सामने लाती है। इम्यूनोथेरेपी को समझने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं। पहला है सर्जरी, जिसमें ट्यूमर को फिजिकली शरीर से निकाल दिया जाता है। दूसरा है कीमो या रेडियोथेरेपी, जिसमें दवाओं या रेडिएशन से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। और तीसरा और सबसे एडवांस्ड है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को ही कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करती है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, कैंसर सेल्स बहुत चालाक होते हैं। वो हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाहियों यानी टी सेल्स से छिप जाते हैं। स्टेप 2, वो टी सेल्स पर लगे एक ब्रेक जैसे प्रोटीन जिसे PD-1 कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके टी सेल्स को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। स्टेप 3, कीट्रूडा जैसी दवाएं इसी ब्रेक को ब्लॉक कर देती हैं। और स्टेप 4, जैसे ही ब्रेक हटता है टी सेल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और कैंसर सेल पर हमला कर देता है। यह सच में एक रेवोल्यूशनरी तरीका है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक जरूरी क्यों है? GS3 में साइंस एंड टेक और बायोटेक के लिए तो ये है ही। हेल्थ इश्यूज में कैंसर ट्रीटमेंट की लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को दिखाता है। फेक ड्रग का जो मुद्दा है वो मेडिकल एथिक्स से जुड़ता है, जिसका लिंक आपके GS4 से भी है। और इसकी ऊंची लागत IPR और अफोर्डेबिलिटी जैसे इकोनॉमिक इश्यूज को भी सामने लाती है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसके फायदे हैं कि ये कैंसर सेल्स पर टारगेटेड हमला करती है। इसके साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं और ये एडवांस्ड कैंसर्स के लिए भी काफी प्रभावी है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। ये बहुत महंगी है। एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए तक है। इससे ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा भी हो सकता है और जैसा हमने न्यूज में देखा, ये फेक ड्रग स्कैम्स का शिकार हो सकती है।
प्रीलिम्स के लिए इन टर्म्स को समझ लीजिए, बहुत जरूरी हैं। टी सेल्स क्या हैं? ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इन्फेक्शन और कैंसर से लड़ते हैं। PD-1 प्रोटीन क्या है? ये टी सेल्स पर लगा एक ब्रेक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या हैं? ये लैब में बने मॉलिक्यूल्स हैं जो PD-1 जैसे टारगेट्स को ब्लॉक करते हैं। और कार टी सेल थेरेपी, ये एक और एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी है जिसमें मरीज की टी सेल्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है। चलिए इस पर एक MCQ सॉल्व करते हैं। सवाल है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैंसर के इलाज में कैसे मदद करती हैं। अभी हमने समझा कि ये PD-1 प्रोटीन को ब्लॉक करती हैं ताकि टी सेल्स कैंसर पर हमला कर सकें। तो सही जवाब क्या हुआ? बिल्कुल सही, सी। मेंस में इस पर एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, इम्यूनोथेरेपी क्या है, इसके तंत्र, क्षमता और भारत में इसके उपयोग से जुड़ी नैतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करें। तो अपने जवाब में आप पहले इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें, फिर इसका पोटेंशियल बताएं और फिर इकोनॉमिक और एथिकल चैलेंजेस को अच्छे से एनालाइज करें। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। याद रखें, यूपीएससी में सक्सेस का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। तो इन टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करें। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अगर इम्यूनोथेरेपी जैसी जीवन बचाने वाली दवा देश की 99% आबादी की पहुंच से ही बाहर है, तो क्या हम इसे सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रगति कह सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में।